आज कहानी द ट्रू स्टोरी में हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं विजय माल्या की। विजय विट्ठल माल्या, जिन्हें भारत में किंग ऑफ गुड टाइम के नाम से जाना जाता है, की कहानी एक ऐसी गाथा है जो महत्वाकांक्षा, सफलता और विवादों के बीच उतार चढ़ाव से भरी हुई है। 18 दिसंबर 1955 को कोलकाता में जन्मे विजय माल्या का जीवन एक चमत्कार शुरुआत से हुआ, लेकिन उनकी कहानी आज कानूनी लड़ाइयों और भगोड़ेपन के आरोपों के साथ जुड़ी है। ये वीडियो उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि, व्यावसायिक उपलब्धियां, भव्य जीवन शैली, किंगफिशर एयरलाइंस के उदय और पतन, वित्तीय घोटालों और हाल के अपडेट्स को विस्तार से प्रस्तुत करेगी, ताकि आप उनकी जटिल कहानी को समझ सकें। विजय माल्या का जन्म एक धनी और प्रभावशाली परिवार में हुआ था। उनके पिता विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप के पहले भारतीय निर्देशक और बाद में अध्यक्ष थे, जिन्होंने भारत भर में कई ब्रूअरीज और डिस्टिलरीज को अपने कब्जे में लिया था। विजय माल्या की मेहनत और दूरदर्शिता ने यूनाइटेड ब्रूअरीज को भारत की शराब उद्योग में अग्रणी बनाया। विजय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के प्रसिद्ध ला मार्टिनियर स्कूल में पूरी की, जहां वे अपने अंतिम वर्ष में हेस्टिंग हाउस का हाउस कैप्टन चुने गए। इसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से 1976 में कॉमर्स में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान ही विजय ने अपने पारिवारिक व्यवसाय में इंटर्नशिप शुरू की और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में होचेस्ट एजी की इंटर्नशिप की, जिसने उन्हें वैश्विक व्यापार की बारीकियों से परिचित कराया। 1983 में जब विजय माल्या केवल 28 वर्ष के थे, उनके पिता की अचानक मृत्यु के बाद उन्हें यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप का अध्यक्ष बनाया गया। युवा विजय ने इस जिम्मेदारी को न केवल स्वीकार किया, बल्कि कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके नेतृत्व में यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप का वार्षिक टर्नओवर 15 वर्षों में 64% बढ़कर 1979 तक 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। उन्होंने किंगफिशर बियर को भारत में 50% से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ एक प्रमुख ब्रांड बनाया। यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, जो ग्रुप की प्रमुख कंपनी थी, ने 100 मिलियन केस बिक्री का ऐतिहासिक आंकड़ा हासिल किया, जिसने इसे विश्व की दूसरी बड़ी स्पिरिट्स कंपनी बनाया। विजय माल्या ने अपने व्यवसाय को शराब उद्योग तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने 1988 में बर्जर पेंट्स, 1990 में मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स और 2001 में एशियन एज अखबार और सिने ब्लिट्स जैसी पत्रिकाओं के प्रकाशन को अधिग्रहित किया। इसके अलावा वो सनोफी इंडिया और बायर क्रॉप साइंस के अध्यक्ष के रूप में 20 वर्षों तक कार्यरत रहे। उनकी महत्वाकांक्षा और विविधता ने उन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली व्यवसायों में से एक बनाया। 2003 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की स्थापना की, जो भारत की निजी विमानन कंपनियों में एक नया मानदंड स्थापित करने का वादा लेकर आई। शुरुआती वर्षों में किंगफिशर एयरलाइंस ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और यात्रियों को प्रदान किए गए आराम के कारण तेजी से लोकप्रियता हासिल की। हालांकि 2007 में एयर डेक्कन के अधिग्रहण और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू करने का निर्णय माल्या के लिए सबसे बड़ी भूल साबित हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम उनकी व्यावसायिक यात्रा में एक टर्निंग पॉइंट था। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और एयर डेक्कन के अधिग्रहण से कंपनी पर भारी कर्ज का बोझ बढ़ा। 2009 तक किंगफिशर एयरलाइंस पर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक कर्ज हो चुका था और ये एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई। कर्मचारियों को 15 महीनों तक वेतन नहीं मिला और 2012 तक एयरलाइंस का परिचालन पूरा ही बंद हो गया। विजय माल्या की छवि सिर्फ एक व्यवसाय की नहीं, बल्कि एक भव्य जीवन शैली जीने वाले व्यक्ति की थी। उनके पास लग्जरी यॉट्स, निजी जेट और दुनिया भर की संपत्तियां थी। उनके इंडियन एम्प्रेस यॉट,
जिसमें स्टीम रूम, मसाज सुविधाएं, सिनेमा हॉल और जिम शामिल थे, विश्व की सबसे बड़ी यॉट्स में से एक थी। माल्या को गहनों का भी शौक था। ये अक्सर हीरे जड़ित ब्रेसलेट, अपनी दादी के ईयर सॉलिटेयर और भगवान वेंकटेश्वर का पन्ना पेंडेंट पहने नजर आते थे। वे कई भाषाओं, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, बंगाली, कोंकणी, अंग्रेजी और फ्रेंच में निपुण थे, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। खेलों में भी माल्या का निवेश उल्लेखनीय था। उन्होंने 2018 में इंडियन प्रीमियर लीग की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 476 करोड़ रुपए में खरीदा, जो उस समय की सबसे दूसरी महंगी टीम थी। इसके अलावा वो फोर्स इंडिया फार्मूला वन टीम के सहमालिक और भारतीय फुटबॉल लीग में ईस्ट बंगाल एफसी और मोहन बागान एसी के मालिक थे। उनकी किंगफिशर कैलेंडर, जिसे 2003 में शुरू किया गया, ने दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ जैसी अभिनेत्रियों को स्टारडम तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विजय माल्या की कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी कंपनियों, विशेष रूप से किंगफिशर एयरलाइंस पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से अधिक कर्ज बकाया हो गया। उन पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। 2016 में प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी 14,110 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया, जिसमें बेंगलुरु में एक फार्म हाउस, यूनाइटेड ब्रूअरीज के शेयर और कई फ्लैट शामिल थे। 2017 में उन्हें $40 मिलियन अपने बच्चों को ट्रांसफर करने के लिए अवमानना का दोषी ठहराया गया। 2019 में उन्हें फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के तहत भगोड़ा घोषित किया गया। 2 मार्च 2016 को माल्या भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए, ये दावा करते हुए कि वे अपने बच्चों के करीब रहना चाहते हैं। हालांकि उनके इस कदम को भगोड़ेपन के रूप में देखा गया। अप्रैल 2017 में उन्हें लंदन में गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो जमानत पर रिहा हो गए। भारत सरकार उनकी प्रत्यर्पण की मांग कर रही है, लेकिन 2025 तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। माल्या ने दावा किया है कि उन्होंने बैंकों को 14,131.6 करोड़ रुपए की संपत्ति लौटा दी है, जो उनके मूल कर्ज 6,203 करोड़ रुपए से दोगुना है, और वो इसे अपने पक्ष में सबूत के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। 2025 में विजय माल्या की कानूनी लड़ाई जारी है। अप्रैल 2025 में उन्होंने लंदन हाई कोर्ट में एक बैंकरप्सी ऑर्डर के खिलाफ अपील हार दी, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में बैंकों का एक समूह 1.05 बिलियन पाउंड की वसूली की मांग कर रहा है। माल्या ने दावा किया है कि भारतीय बैंकों ने उनसे 14,131.6 करोड़ रुपए की वसूली की है, जो उनके कर्ज से अधिक है, और उन्होंने इस आधार पर बैंकरप्सी रद्द करने की मांग की। जून 2025 में उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें बैंकों से उनके और यूनाइटेड ब्रूअरीज होल्डिंग्स लिमिटेड से वसूली गई राशि का विवरण मांगा। माल्या ने हाल ही में राज शमानी के साथ एक 4 घंटे 18 मिनट के पॉडकास्ट में अपनी चुप्पी तोड़ी, जिसमें उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस के पतन के लिए माफ़ी मांगी और खुद को चोर कहे जाने से इनकार किया। उन्होंने दावा किया कि वे भारत लौटने को तैयार हैं, बशर्ते उन्हें निष्पक्ष सुनवाई और सम्मानजनक जीवन की गारंटी दी जाए। इस पॉडकास्ट ने भारत में व्यापक चर्चा छेड़ दी, जिसमें कुछ ने उनके दावों को सहानुभूति के साथ देखा, तो कुछ ने इसे उनके पक्ष को सफ़ेद करने की कोशिश माना। इसके अलावा माल्या ने 2008 में विराट कोहली को आरसीबी के लिए चुनने की अपनी दूरदर्शिता पर गर्व जताया, जब आरसीबी ने 2025 में अपना पहला आईपीएल खिताब जीता। उनके बेटे सिद्धार्थ माल्या ने जून 2024 में अपनी प्रेमिका जैस्मिन से शादी की, जिसमें विजय माल्या भी शामिल हुए। माल्या की गोवा में स्थित किंगफिशर विला, जो कभी उनकी शानदार पार्टियों का केंद्र थी, 2017 में 73.01 करोड़ रुपए में बॉलीवुड जोड़ी सचिन जोशी और उर्वशी शर्मा को बेच दी गई, और अब इसे
किंग्स मैंशन के नाम से जाना जाता है। विजय माल्या की भव्य छवि के बावजूद वो एक धार्मिक व्यक्ति हैं। वे हर साल सबरीमाला तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। इस दौरान केवल काले कपड़े पहनते हैं और 42 दिनों का उपवास रखते हैं। वे तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर और कुके सुब्रमण्या के भक्त हैं। 2012 में अपने 97वें जन्मदिन पर उन्होंने तिरुपति मंदिर को 3 किलो सोने की ईंट दान की और कुके सुब्रमण्या मंदिर के लिए 8 मिलियन रुपए के सोने का दरवाजे दान किए। ये विडंबना थी कि ये दान उस समय किया गया जब किंगफिशर एयरलाइंस भारी वित्तीय संकट में थी। माल्या का प्रभाव केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं था, वे राजनीति में भी सक्रिय रहे। पहले अखिल भारत जनता दल के सदस्य के रूप में, फिर 2010 तक इसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रहे। वे 2 बार स्वतंत्र सदस्य के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए, लेकिन 2016 में विवादों के बीच उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनकी किंगफिशर कैलेंडर ने न केवल ब्रांड को बढ़ावा दिया, बल्कि दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ जैसी अभिनेत्रियों को लॉन्च करने में भी मदद की। विजय माल्या की कहानी एक चेतावनी भरी गाथा है। ये बताती है कि कैसे महत्वाकांक्षा और जोखिम भरे निर्णय एक साम्राज्य को बना और बिगाड़ सकते हैं। उनकी सफलताएं, जैसे यूनाइटेड ब्रूअरीज को वैश्विक ब्रांड बनाना और किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआती चमक, उनकी दूरदर्शिता को दर्शाती है। लेकिन किंगफिशर का पतन, वित्तीय कुप्रबंधन और भारत छोड़कर भागना उनकी छवि को धूमिल कर गया। 2025 में माल्या की कानूनी लड़ाई और उनके दावे कि बैंकों ने उनसे दुगना कर्ज वसूल लिया है, उनकी कहानी को और जटिल बनाते हैं। क्या वे वाकई एक गलत समझे गए व्यवसायी हैं, जैसा कि वो दावा करते हैं, या एक भगोड़ा जो अपने कर्ज से भागा? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सफलता की चमक के पीछे जिम्मेदारी और जवाबदेही का महत्व होता है। ऐसी ही और जटिल कहानियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें कहानी द ट्रू स्टोरीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।